श्रीगंगानगर जिला सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। यहाँ आए दिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें होती रहती हैं और ऐसे में यहाँ की सीमा पर 24 घंटे बीएसएफ के जवान चौकन्ने रहते हैं। चाहे सियासत हो या सुरक्षा, हर लिहाज से ये जिला राजस्थान का सबसे अहम हिस्सा है। इस जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा दूसरे दलों और निर्दलियों का दबदबा रहता है। तो आइए जानते हैं क्या है इस जिले के समीकरण और सियासी इतिहास। श्री गंगानगर का नाम जब कोई पहली बार सुनता है तो ऐसा लगता है कि ये कोई गंगा नदी के किनारे बसा कोई पुराना सा शहर होगा, लेकिन ना तो ये गंगा के किनारे है और ना ही बहुत पुराना है। इस शहर को अपना नाम मिला गंग नहर से और गंग नहर को अपना नाम मिला आजादी से पहले की बीकानेर रियासत के आखिरी महाराजा गंगा सिंह से। गंगानगर का इतिहास 100 साल पुराना है। उस वक्त ये जब बिल्कुल निर्जन हुआ करती थी, जमीन भी बंजर थी, भीड़ों से ये घिरा रहता था, चारों तरफ बस रेत पत्थर दिखाई देते थे। पानी की कमी इस जगह को और ज्यादा वीरान बना रही थी। तब इसका नाम रामनगर हुआ करता था और ये बीकानेर का हिस्सा था। तब महाराजा गंगा सिंह ने इस वीरान जगह को हरा भरा बनाने का जो प्रण लिया, उसका ही नतीजा है कि आज पूरे देश में श्री गंगानगर का ये रूप हम देख पा रहे हैं। जिले का गजेटियर बताता है कि सन 1927 में महाराजा गंगा सिंह के लाख कोशिशों के बाद ही सतलज का पानी गंग नहर के जरिए यहाँ पहुँचाया गया। प्यास और भूख से परेशान इस भूमि को एक नया जीवन दे गई और इन इलाकों की किस्मत पलट गई। गंग नहर का निर्माण 1921 में शुरू हुआ, जो 1927 में पूरा हुआ था। 89 मील तक इस नहर को बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को हुआ था। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस नहर का निर्माण कराया था। इस नहर ने श्री गंगानगर के आसपास के रेगिस्तान का चेहरा बदल दिया। अब तो आलम ये है कि इस जिले को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है, यानी पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा अन्न यहीं पर पैदा होता है। यहाँ पर नींबू, संतरे जैसे रसीले खट्टे फल, सरसों, कपास और गेहूं की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। पहले इस जिले में हनुमानगढ़ भी आता था, जो 1993 में अलग हो चुका है। श्री गंगानगर सिर्फ खाद्यान्न के लिए ही नहीं बल्कि पर्यटन के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यताओं के निशान मिले हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं और ये जगह बरूर गांव में है। इसके अलावा लैला मजनू की मजार भी अपने आप में काफी दिलचस्प है, जो लैला मजनू की कब्र है और उनके प्रेम का प्रतीक है। ये मजार अब एक स्मारक बन चुकी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखने के लिए भी कई लोग यहाँ पर आते हैं। ये हिंदू मालकोट सीमा है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। यहाँ के खान पान की अगर बात की जाए तो मसालेदार चटपटा भोजन यहाँ की शान मानी जाती है। पारंपरिक भोजन में पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, आम की लौंजी, पकौड़ी, मूंग दाल पापड़, मंगोड़ी और मसाला पापड़ भी शामिल किया जाता है। यहाँ के भोजन की तरह यहाँ की सियासत भी बेहद मसालेदार और चटपटी है और तड़का भी अलग है। बता दें कि श्री गंगानगर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें नए जिले बने अनूपगढ़ की सीट भी शामिल है। इस जिले की श्री गंगानगर सीट से निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ चुने गए थे। अनूपगढ़ से भाजपा विधायक संतोष बावरी हैं। सूरतगढ़ से बीजेपी के राम प्रताप कासनियान हैं। रायसिंह नगर से भाजपा के बलवीर सिंह लूथरा विधायक हैं। सादुल शहर से कांग्रेस के जगदीश चंद्र विधायक हैं, तो करणपुर से निर्दलीय प्रीति पाल विधायक हैं। श्री गंगानगर जिले की राजनीतिक गणित जो है, उसको अगर समझने की कोशिश करें तो इतिहास बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां राजस्थान में शासन कर चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनको छोड़कर भी दूसरी पार्टियों के लिए भी अवसर मिले हैं। कम्युनिस्ट पार्टी भी यहाँ सक्रिय रही है और इसके अलावा निर्दलीय भी यहाँ पर चुनाव जीते हैं और दूसरी स्टेट्स में सक्रिय पार्टियां भी यहाँ पर जोर आजमाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये इलाका सरसब्ज इलाका है, सिंचित इलाका है। किसानों के इश्यूज बहुत प्रभावी ढंग से यहाँ पर जो भी पार्टी उठाती है उसके लिए अवसर खुले रहते हैं। यही वजह है कि कम्युनिस्ट पार्टी शायद
राजस्थान के दूसरे इलाकों में इतना नहीं पनप सकी जितना कि यहाँ पर उनको अवसर मिला। यहाँ पर एक वक्त में 2013 में एक स्थानीय जो व्यवसायी थे बीडी अग्रवाल जी, उनकी जमींदारा पार्टी भी यहाँ पर सक्रिय हुई और 2 विधायक जीत गए 2013 में, और लगभग बाकी की सीटों पर भी बहुत अच्छे वोटों के साथ उनके उम्मीदवार सफल रहे थे। श्री गंगानगर विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर 1990 से लेकर अब तक हुए चुनावों में 4 राजनीतिक दलों सहित एक निर्दलीय ने जीत हासिल की है। 1990 से लेकर अब तक यहाँ जनता दल, कांग्रेस, बीजेपी और नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी ने जीत हासिल की है। पिछले 2 चुनावों से इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस को जीत नहीं मिल रही है। वहीं इस सीट पर अगर चुनावी इतिहास की बात करें तो 1977 में जनता पार्टी के बहादुर सिंह विधायक चुने गए। 1980 में कांग्रेस 1 से लक्ष्मी नारायण ने चुनाव जीता। इसके बाद 1985 में फिर से कांग्रेस से लक्ष्मी नारायण विधायक बने। 1990 में जनता दल की सुचिता आर्य का हाथ विधायकी आई। 1993 में जनता दल के अजय ने चुनाव जीता। 1998 में फिर से सुचित्रा आर्य ने चुनाव जीता और दोबारा विधानसभा पहुंची। इसके बाद 2003 में निर्दलीय बहादुर सिंह विधायक बने। फिर 2008 में बीजेपी से राधे श्याम जीते। 2013 में एनयूजेडपी यानी कि नेशनल यूनियनिस्ट जमींदार पार्टी से कामिनी जिंदल जीती और फिर 2018 में निर्दलीय राजकुमार गौड़ विधायक चुने गए। इस सीट के ये आंकड़े बता रहे हैं कि श्री गंगानगर विधानसभा सीट कभी किसी एक पार्टी की होकर नहीं रही, और तो और यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को भी यहाँ ज्यादा मौका नहीं मिला। लोगों ने दूसरे दलों और निर्दलियों पर भरोसा ज्यादा जताया है। ऐसा क्यों है, इसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या कुछ कहते हैं, वो सुनिए। श्री गंगानगर शहर की विधानसभा सीट के नतीजे बड़े दिलचस्प रहे हैं। पिछले 10 साल के इतिहास को अगर हम देखें तो राजस्थान की जो रूलिंग पार्टी रही हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों को ही यहाँ पर सफलता नहीं मिली। 2013 के चुनाव में एक नई पार्टी उभार पर थी, जमींदारा पार्टी। बीडी अग्रवाल जी ने उसको लॉन्च किया था। उसकी उम्मीदवार यहाँ से सफल रही। पिछले चुनाव में भी एक निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार गौड़ यहाँ पर सफल रहे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार चांडक रहे और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 1990 से अब तक का इतिहास देखें तो गंगानगर शहर की सीट पर 4 राजनीतिक दलों को अवसर मिल चुका है, यानी कि बदलाव बहुत तेजी से हुआ है। वहां कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जनता दल, जमींदारा पार्टी और निर्दलीय, इतने सारे बदलाव हो चुके हैं। इस बार की जो उठापटक मची हुई है उसमें अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जयदीप बियानी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका स्थानीय अरोड़ा समाज विरोध कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर अब से पहले विनीता आहूजा जो अरोड़ा समाज से आती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी जो हार गई थी। अरोड़ा समाज पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक की तरह से रहा है। श्री गंगानगर में तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चुनावी हुंकार भरी थी। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी थे। उन्होंने जमकर बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोला था। तब ऐसा माना जा रहा था कि आपने विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अभी जब हम लोग आ रहे थे, हमने देखा पूरे गंगानगर में, और केवल गंगानगर नहीं, खासकर ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। भले ही अरविंद केजरीवाल ने ये चुनावी हुंकार भरी, लेकिन इसके बाद से वो राजस्थान में दिखाई नहीं दिए। न ही उनके कार्यकर्ता या पदाधिकारी पार्टी के चुनाव में जाने को लेकर इतने एक्टिव दिखाई दिए।
ऐसे में माना जा रहा है कि श्रीगंगानगर का चुनाव फिर से त्रिकोणीय होगा और वो होगा निर्दलीय और बीजेपी कांग्रेस के बीच। गंगानगर और पर्टिकुलरली अगर आप हनुमानगढ़ को भी जोड़ लें तो इस इलाके में किसानों के जो इश्यूज हैं या पानी के जो मसले हैं या किसानों की उपज की कीमत या मंडियों के जो मुद्दे हैं वो प्रभावी रहते हैं और उन्हीं के आधार पर यहाँ पर फैसला होता है। यही वजह है कि श्रीगंगानगर जिले की जो 6 सीटें हैं, अब तो अनूपगढ़ की जिला बन जाने के बाद 4 ही रह जाएंगी, लेकिन जो 6 सीटें हैं उनके फैसले जो है वहाँ की जनता किसानों के अपने इश्यूज के आधार पर करती है और वो राजस्थान के बाकी के हिस्सों से बहुत ज़्यादा मेल खाते हों ऐसा नहीं है। गंगानगर में थोड़ा बहुत प्रभाव पंजाब की राजनीति का भी पड़ता है क्योंकि पंजाबी बहुल इलाका भी आप कह सकते हैं श्रीगंगानगर को। यहाँ पर बड़ी संख्या में पंजाबी बोली जाती है और राजनीतिक फैसले भी उस आधार पे लोगों के होते हैं। श्रीगंगानगर सीट के अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ करीब 2 लाख मतदाता हैं, जिनमें 36% अनुसूचित जनजाति के हैं। इस सीट पर मेघवाल समाज का भी दबदबा है। अब यहाँ पर मुकाबला किस किस के बीच होगा यह तो तभी तय होगा जब भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम तय करेंगे। सच में धड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के बाद बात करते हैं अनूपगढ़ और सूरतगढ़ की। अनूपगढ़ को तो अब नया जिला बना दिया गया है, जिससे यहाँ के भूगोल के साथ ही यहाँ की सियासत भी बदल गई है। तो जानते हैं यहाँ की सियासत और चुनावी इतिहास को। गंगानगर मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अनूपगढ़। इसकी इतनी ज्यादा दूरी के चलते लंबे समय से अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग उठाई जा रही थी, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी साल में पूरा भी कर दिया। ऐसे में अब इस मास्टर स्ट्रोक का फायदा कांग्रेस को साफ साफ मिलता नजर आ रहा है, लेकिन भाजपा भी कांग्रेस को पछाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो वहीं निर्दलीय समेत अन्य पार्टियों ने भी चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। अनूपगढ़ के सियासी समीकरण को समझने के लिए पहले यहाँ के चुनावी इतिहास को जानना बेहद आवश्यक है। अब तक के विधायकों में 1977 में जनता पार्टी के केदारनाथ कांग्रेस के राधेश्याम को 12,000 वोटों से शिकस्त देकर विधायक बने। वहीं 1980 में कांग्रेस के राधेश्याम ने जनता पार्टी के रामविलास को हराकर विधायक की कुर्सी पर कब्जा किया। वहीं 1985 में जनता पार्टी के केदार ने कांग्रेस के राधेश्याम को 12,000 वोटों से हराया। 1990 में जनता पार्टी से केदार ने जनता दल से टिकट लेकर एक बार फिर कांग्रेस के ही राधेश्याम को करारी शिकस्त दी। 1993 में कांग्रेस के राधेश्याम हरदयाल ने जनता दल के सुरेंद्र सिंह को हराकर विधायक की कुर्सी पर कब्जा किया। वहीं अगर बात करें 1998 की, तो कांग्रेस ने इस बार राधेश्याम पर फिर से भरोसा जताया और उन्होंने फिर से पार्टी को सीट जीत कर दे दी। 2003 के चुनावों में पहली बार भाजपा के खाते में विधायकी आई। बीजेपी के सुरेंद्र सिंह विधायक बने। 2008 में सीपीआईएम के पवन कुमार दुग्गल विधायक बने। 2013 में एक बार फिर बीजेपी ने वापसी की और शिमला बावरी ने विधायक की कुर्सी अपने नाम की। 2018 में फिर से भाजपा ने चुनाव जीता और इस बार विधायक बनी संतोष बावरी। अनूपगढ़ से वर्तमान में विधायक संतोष बावरी हैं। 2018 के चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा को हराया था। विधानसभा चुनाव में अनूपगढ़ सीट के चुनावी परिणाम की बात करें तो 2003 से कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। ऐसे में अनूपगढ़ को जिला बनाना उसे फायदे में रख सकता है। अनूपगढ़ सीट पिछले 3 टर्म में कांग्रेस को कोई वहां सफलता नहीं मिली है। 2008 में कम्युनिस्ट जीत गए थे। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां जीत दर्ज करती रही है। पिछली बार संतोष बावरी चुनाव जीत गई थी 20,000 से भी ज़्यादा मार्जिन से। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने संतोष बावरी को टिकट दे दिया है। कांग्रेस की तरफ से या कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से अभी उम्मीदवारी सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी
ये सिलसिला विपक्ष की तरफ से या सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की तरफ से सामने आ जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात ये रहेगी कि क्या इस बार कांग्रेस हार के उस सिलसिले को तोड़ सकेगी। संतोष बावरी के समर्थक बहुत उत्साह में हैं और उनको लग रहा है कि इस सीट को फिर से वो निकाल ले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवारी सामने आने के बाद समीकरणों को समझा जा सकेगा। अनूपगढ़ के बाद बात करेंगे सूरतगढ़ की, जहां से भाजपा के राम प्रताप कासनियान विधायक हैं। 2018 के चुनाव में सूरतगढ़ विधानसभा सीट के परिणाम को देखा जाए तो यहां पर मुकाबला त्रिकोणी रहा था, जिसका फायदा भाजपा को मिला। बीजेपी के राम प्रताप कासनियान ने कांग्रेस के हनुमान मील को हराया था, तो बीएसपी के राम गेदर डूंगर ने शानदार प्रदर्शन किया और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन 2013 में बीएसपी ने इससे भी शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, तब बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। बीजेपी के राजेंद्र सिंह ने बीएसपी के राम गेदर डूंगर को हराया था। अब बीजेपी यहां से चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस 10 साल में 2 चुनाव में मिली हार का बदला लेना चाहती है। यहाँ के चुनावी इतिहास की अगर बात की जाए तो 1957 में कांग्रेस के राजाराम विधायक बने। 1962 और 1967 में कांग्रेस से मनफूल सिंह ने चुनाव जीता। 1972 में भाकपा से योगेंद्र नाथ के हाथ में विधायकी आई। 1977 में जनता पार्टी से गुरुशरण छाबरा ने चुनाव जीता। 1980 में कांग्रेस के सुनील कुमार बिश्नोई ने चुनाव जीता। 1985 में जनता पार्टी से हंसराज जीते। 1990 में कांग्रेस के सुनील विधायक बने। 1993 में बीजेपी के अमरचंद मिड्डा ने चुनाव जीता। 1998 में कांग्रेस के विजय लक्ष्मी बिश्नोई जीते। इसके बाद 2003 में भाजपा के अशोक नागपाल विधानसभा पहुंचे। 2008 में कांग्रेस के गंगाजल मील जीते। 2013 में बीजेपी के राजेंद्र सिंह भादू जीते। 2018 में बीजेपी के राम प्रताप कासनियान को जीत मिली। कभी सूडल कहा जाने वाला सूरतगढ़ सरस्वती और दृश्यद्वती नदी से घिरा हुआ है। यहाँ आकाशवाणी केंद्र भी है, जो कार्टन सिटी चैनल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पंजाबी कल्चर ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आर्मी एरिया भी है। इस बार के चुनाव में किसके हाथ विधायकी आती है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल यहाँ के कुछ मुद्दे हैं जो इस चुनाव का आधार बन सकते हैं। सूरतगढ़ विधानसभा के इश्यूज तो कमोबेश वही हैं जो गंगानगर जिले के हैं। खास तौर पर किसानों से जुड़े हुए मुद्दे पर ही यहाँ की राजनीति तय होती है। पंजाब से आने वाले पानी का एक मुद्दा रहता है। पानी जैसे ही पंजाब की तरफ से छोड़ा जाता है या रोका जाता है तो यहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो जाती हैं। किसान आंदोलन पर उतर आते हैं। यहाँ की फसलें चौपट होने लगती हैं और इस बार भी ये मुद्दा काफ़ी गरमाया रहा। किसानों ने काफ़ी सारे आंदोलन किए। पंजाब भी जा करके किसानों के प्रतिनिधि वहाँ की सरकार के साथ बातचीत करके आई। तो इस बार भी किसानों के इश्यूज हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक समीकरण यहाँ पर तात्कालिक रूप से बदल दिया है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर डूंगर राम गेदर को बना दिया है। डूंगर राम गेदर जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते रहे हैं और अच्छी संख्या में वोट लेते रहे हैं। सूरजगढ़ में सियासत इस इलाके को जिला बनाने की मांग के इर्द गिर्द घूम रही है। दरअसल सूरजगढ़ की जिला मुख्यालय श्री गंगानगर से करीब 140 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में आम लोगों को प्रशासनिक दुविधाओं से दो चार होना पड़ता है। लंबे समय से सूरजगढ़ के लोग नया ज़िला बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जब मार्च माह में कांग्रेस ने नए ज़िले बनाने की घोषणा की तो उसमें सूरजगढ़ का नाम शामिल नहीं था। लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया, तालाबंदी की, बंद किए, यहाँ तक कि उग्र प्रदर्शन भी किया, लेकिन उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में माना जा रहा है कि नए जिला बनाने का मुद्दा कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। सूरतगढ़ के बाद रुख करते हैं इस जिले के राय सिंह नगर, करणपुर और सादुल शहर की तरफ। जानेंगे यहाँ की सियासत और खंगालेंगे इसका चुनावी इतिहास। ये रिपोर्ट देखिए।
60,000 की आबादी और करीब 75,000 वर्ग गज क्षेत्र में फैले हुए करणपुर कस्बे की सूरत काफी बदल चुकी है। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर दस्यु प्रभावित और चुंबकीय शक्ति के नाम से गुमाणो माता जी का मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा के बीच चंबल नदी बहकर निकल रही है। करणपुर की सियासत की बात करें तो 2018 का चुनाव रोमांचक अंदाज में हुआ था। यहाँ पर बीजेपी को न सिर्फ हार मिली बल्कि वो तीसरे नंबर पर खिसक गई और कांग्रेस के हाथ में जीत आई। यहाँ के गुरमीत सिंह विधायक बने। यहाँ के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 1957 में कांग्रेस से सतवंत कौर जीते। 1962 में निर्दलीय जावंत सिंह को विधायकी मिली। 1967 में कांग्रेस से गुरुदयाल सिंह चुनाव जीते। 1972 में फिर से गुरुदयाल सिंह विधायक बने। 1977 और 1980 में कांग्रेस के जगतार सिंह ने चुनाव जीता। इसके बाद 1985 में निर्दलीय गुरदीप सिंह चुनाव लड़े और जीते। 1990 में बीजेपी से कुंदन लाल जीते। 1993 से कांग्रेस के जगतार सिंह चुनाव जीते। 1998 में कांग्रेस के गुरमीत सिंह फिर से विधानसभा पहुंचे। 2003 में बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह ने चुनाव जीता। 2008 में फिर से निर्दलीय गुरमीत सिंह जीते। 2013 में बीजेपी सुरेंद्र पाल सिंह को मौका मिला तो 2018 में निर्दलीय गुरमीत सिंह ने विधायक कुर्सी वापस ले ली। कर्णपुर विधानसभा सीट भी किसान आंदोलन के लिए काफी सक्रिय इलाका माना जाता है। यहाँ पर पिछले बार कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर जीत हासिल कर गए थे और इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं में विश्वास जता दिया है और उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है, लेकिन पिछली बार पृथ्वी पाल सिंह टीटी जो है वो उम्मीदवार थे जो तीसरे नंबर पर ठहरे थे। उनके साथ ही किसान नेता सुरेंद्र पाल सिंह भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी के बारे में चर्चा में हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कोई क्रेडिबल, कोई मजबूत चुनौती दे पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हुए उम्मीदवार हैं। साथ में यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियों की सक्रियता भी है, उनका समर्थन भी कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलेगा। करणपुर के बाद बात करेंगे रायसिंह नगर सीट की, जहां से बीजेपी के बलवीर सिंह लूथरा विधायक हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कई चुनौतियों से पार पाते हुए जीत हासिल की थी। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब रही थी। पार्टी की उम्मीदवार सोना देवी चौथे नंबर पर खिसक गई थी। बीजेपी के बलवीर सिंह लूथरा ने सीपीआई-एम के प्रत्याशी शिवपत राम को हराया था। वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार सोहन लाल नायक रहे थे। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट रायसिंह नगर के इतिहास की बात करें तो यहाँ किसी भी दल की मजबूत पकड़ नहीं रही है। 1990 से लेकर अब तक हुए 7 बार के चुनावों में 3 बार भाजपा, 2 बार कांग्रेस और 1 बार जनता दल को जीत मिली। इसके अलावा 1 बार नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी ने भी जीत हासिल की। 2013 के चुनाव में नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी को 2 सीटें मिली थी। रायसिंह नगर के चुनावी इतिहास को खंगाले तो 1957 में कांग्रेस के चुन्नीलाल विधायक बने थे। 1962 में सीपीआई के योगेंद्र नाथ विधायक बने थे। 1967 में कांग्रेस के मुल्क राज विधायक बने। फिर इसके बाद 1972 में स्वतंत्र पार्टी से बेगाराम को मौका मिला। 1977 और 1980 में कांग्रेस से दूलाराम को मौका मिला। 1985 में कांग्रेस से मनफूल राम ने चुनाव जीता। फिर 1990 में जनता दल से राम स्वरूप को विधायकी मिली। 1993 में कांग्रेस से मुल्क राज जीते तो 1998 में बीजेपी से निहाल चंद को सीट मिली। 2003 में फिर से बीजेपी को मौका मिला और लालचंद विधायक बने। 2008 में कांग्रेस से दौलत राज ने चुनाव जीता। सोना देवी को मिली। फिर इसके बाद 2018 के चुनाव में बीजेपी से बलवीर सिंह लूथरा को जीत मिली।
श्री गंगानगर जिले की रायसिंह नगर विधानसभा सीट किसान आंदोलन का गढ़ रहती है, इसलिए यहाँ पर वही पार्टी या वही उम्मीदवार जीत की आशा कर सकता है जो साल भर किसानों के इश्यूज पर काम करता हो, आंदोलन में सक्रियता से हिस्सा लेता हो और इश्यूज का अच्छी तरह से जानकार हो। यही वजह है कि रायसिंह नगर विधानसभा सीट पर भी जल्दी जल्दी बदलाव हुए। यहाँ पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम संगठनों को अवसर मिला है और ये वो सीट है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ सफलताएं भी मिली हैं और उनका अभी भी वर्चस्व कायम है। रायसिंह नगर से बीजेपी ने मौजूदा विधायक बलवीर सिंह लूथरा को ही विधायक बनाया, लेकिन कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा के बाद ही यहाँ की सियासी तस्वीर कुछ साफ हो पाएगी। अब रुख करेंगे सादुल शहर सीट का, जो गंगानगर से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। सादुल शहर से वर्तमान में विधायक कांग्रेस के जगदीश चंद्र हैं। 2018 के चुनाव में सादुल शहर विधानसभा सीट के परिणाम पर नजर डालें तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय रहा। इसमें जगदीश चंद्र को बीजेपी के गुरवीर सिंह बरार ने पटखनी दी थी। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ओम बिश्नोई तीसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 2008 के परिसीमन के बाद ये विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। इसके बाद जब 2008 में पहला चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस के संतोष कुमार जीते। फिर 2013 के चुनाव में बीजेपी के गुरजंत सिंह विधायक बने। 2018 में कांग्रेस के जगदीश चंद्र ने चुनाव जीता। सादुल शहर विधानसभा के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। मौजूदा विधायक को एक बार फिर अवसर दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुरवीर सिंह बरार उम्मीदवार थे जो दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार उनके अलावा ओम बिश्नोई भी दावेदार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सादुल शहर में भारतीय जनता पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है। कमोबेश किसानों के मुद्दे पर ही सादुल शहर का भी फैसला होता है और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि कोई ऐसी शख्सियत को वो मैदान में लाएं जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दे सके। सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र भी करणपुर की तरह सिख और जाट बाहुल है। यहाँ करीब 2,15,000 मतदाता हैं, जिनमें से 17,000 शहरी क्षेत्र में आते हैं। सादुल शहर की एक सीमा पाक से मिलती है तो वहीं दूसरी सीमा पंजाब से मिलती है। ऐसे में यह इलाका सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील है। अब देखना ये होगा कि यह कौन ताल ठोकता है और किसको अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ता है। सच में धड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए सच में धड़क। नमस्कार।